अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलो। आज इसी विचार के साथ 20 सितंबर के एक नए दिन की, एक नए वीक की शुरुआत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड योर वीकेंड। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ की टीम ने मिलकर बनाया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। इस कोर्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस। अगर आप प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, फैकल्टीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दो सोर्सेस के ऊपर से मिल जाएगी। एक है हमारी वेबसाइट, दैट इज़ studiiq.com, and the second option is you can download our mobile app from Google Play Store. आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। ए स्पाइक, द हिंदू का ये आर्टिकल है। 17 सितंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का बर्थडे था और उस दिन पर हमारे देश ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन शॉट्स। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। जस्ट इमेजिन, आज से 1 साल पहले जब वैक्सीन नहीं था तो उस टाइम पर क्या सोच थी हमारी। पूरी दुनिया डरी हुई थी। एक तरफ ये जो रिसर्च है वो चल रही थी और एक तरफ हम वैक्सीन की राह देख रहे थे। जैसे ही वैक्सीन मिल गई, अलग अलग देशों को इसमें सक्सेस मिला, उसके बाद प्रोडक्शन का प्रश्न हुआ, सप्लाई का प्रश्न हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली। बहुत सारे अप डाउन्स के बाद आज जहाँ पर हम खड़े हैं, आई एम नॉट सेइंग कि परफेक्ट वर्ल्ड है एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न। अभी एक लंबा रास्ता हमें तय करना है, लेकिन गिव अप नहीं किया ज़्यादातर देशों ने, और भारत ने तो डेफिनेटली आई वुड से कि गिव अप किया ही नहीं है। कितने सारे चैलेंजेस में से हम गुजरे, लेकिन जब हम ये आंकड़ा देखते हैं 2.5 करोड़ वैक्सीन शॉट्स पर डे, तो इट इज़ अनबिलीवेबल, इजंट इट। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन जो है उसके बराबर है ये 2.5 करोड़। कनाडा की बात करें तो कनाडा की 2/3 जितनी पॉपुलेशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 66% जितनी कनाडा की पॉपुलेशन, और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से 5 टाइम्स ज़्यादा। 2.5 करोड़ डोजेस इतने होते हैं। चाइना का एक रिकॉर्ड था। चाइना ने एक दिन में 2.47 करोड़ डोज जो है वो एक दिन में दिए थे, लेकिन इस रिकॉर्ड को भी हमने तोड़ दिया। वी हैव क्रॉस्ड 2.5 मार्क। आज हमारे देश में 62% एडल्ट्स ऐसे हैं जिनको एटलीस्ट एक डोज मिल चुका है। 5 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है हमारे देश में जिसको कंप्लीट इनोक्यूलेशन, यानी कि 2 डोजेस जो हैं उनको मिल चुके हैं। अब कुछ इश्यूज़ की बात करें। अप्रैल की बात है जब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो भारत बायोटेक है, ये जुलाई और अगस्त की बात करें तो 6 से लेकर 7 करोड़ जितने डोजेस जो हैं प्रोवाइड करेंगे, और सितंबर की बात करें तो सितंबर से वो 10 करोड़ डोजेस जो हैं वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 52 करोड़ डोजेस। जुलाई से दिसंबर की बात करें तो 52 करोड़ डोजेस, आउट ऑफ विच 40 करोड़ इज़ टू बी सप्लाइड फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 4 महीने में 40 करोड़, और जुलाई से अगस्त के बीच में बाकी के जो 12 करोड़ जितने हैं वो। क्या ये आंकड़ा हम अचीव कर पाए हैं? द आंसर इज़ नो। एक दिन में 2.5 करोड़ अचीव करना, इट्स अ गुड थिंग। ये हमारी कैपेसिटी का एक यू कैन से हमारे पोटेंशियल की एक झलक हमें मिली, एंड आई थिंक 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा डोजेज हम दे सकते हैं। बट फॉर दैट, डोज देना जो है दैट इज़ जस्ट द एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो है डोजेस पैदा होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना, जिन जगहों पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ तक इसको पहुँचाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें और ज़्यादा मजबूत करनी होगी, और सप्लाई को डेफिनेटली इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है। अब सरकार ने, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी ये कहा था कि इस साल के अंत तक भारत जो है वो
हमारी एडल्ट पॉपुलेशन को हम कम्प्लीटली इनोक्यूलेट कर देंगे, यानी कि दोनों फर्स्ट एंड सेकंड डोजेस, दोनों डोजेस जो हैं वो एंड ऑफ द ईयर सभी एडल्ट्स को मिल जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं, वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, लेकिन स्पीड और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोविड ख़त्म हो चुका है, आज भी 30,000 केसेस हर रोज़ हमारे देश में रजिस्टर होते हैं। फिर कई जगहों से ये भी खबर आ रही है कि जिनको बहुत पहले डोजेस मिल चुके थे, अब उनकी इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो बूस्टर डोज के बारे में भी हमें प्लान बनाना होगा, सोचना होगा। और बूस्टर डोज में थर्ड बूस्टर डोज भी हो सकता है एंड फोर्थ भी, इन द सेंस कि आपने फर्स्ट डोज ले लिया, सेकंड डोज ले लिया, तो दिस आर एसेंशियल डोजेस। उसके बाद बूस्टर डोजेस जो हैं वो भी शायद हमें 2 बूस्टर डोजेस लेने पड़े। और दुनिया में अलग अलग जगहों पर नए वेरिएंट्स भी कोरोना वायरस के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम, हर एक दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है। बट एनीवे, एज आई सेड, वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डियर फ्रेंड्स, आई मस्ट एडमिट, आई मस्ट टेल यू ऑल गाइज, सॉरी, मैंने कहा था कि ये लेक्चर जो है वो 8 बजे आ जाएगा, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड आई एम नॉट सेइंग कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। इट इज़ माई ओन फॉल्ट, मेरे ही कसूर की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर ऑन 8 AM, बट टुमारो, फ्रॉम टुमारो डेफिनेटली, राइट, आई विल मेक श्योर कि आपको लेक्चर जो है वो 8 बजे मिल जाए। और मुझे यहाँ पर एडमिट भी करना होगा, क्योंकि एक लंबे समय से एक स्लॉट जो था इस लेक्चर का वो 10 बजे के बाद वाला था, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे याद ही नहीं रहा, राइट, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ कि ये बीमार थे, वो थे, ऐसा कुछ नहीं। रियलिटी इज़ दैट कि मैं एक लंबे समय से 10 बजे के बाद ये लेक्चर आ रहा था, तो मैं टू बी ऑनेस्ट भूल गया। बट नाउ आई हैव लर्न माई लेसन एंड कल आपको सुबह 8 बजे से पहले ये लेक्चर डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। दैट विल बी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हंटिंगटन्स घोस्ट। इंडियन एक्सप्रेस का ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यूड बी थिंकिंग ये क्या है हंटिंगटन घोस्ट, व्हाट इज इट? मीन्स एक व्यक्ति है, इनका नाम है, उनकी सरनेम है हंटिंगटन। विल टॉक अबाउट इट। अब ये चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट्स मोर अबाउट जियोपॉलिटिक्स, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएसए एक्सेट्रा, राइट, और चाइना का रोल, ये सारी चीज़ें। एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सैमुअल हंटिंगटन। सैमुअल हंटिंगटन ने आज से लगभग 30 साल पहले की बात है, जब 1991 में कोल्ड वॉर जो शीत युद्ध है ये ख़त्म हुआ, तो उस टाइम पर उन्होंने ये कहा था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के बारे में उन्होंने बात की थी। और उन्होंने ऐसा कहा था कि फ्यूचर में, आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू हिज थियरी, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट ही सेड दैट के फ्यूचर में इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म, ऐसी हमें सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब ने ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के बारे में बात की, बट उन्होंने यहाँ पर इस्लाम और कम्युनिज्म के बारे में बात नहीं की है। उन्होंने जो बात कही, उनका इशारा जो था हमारे जनरल बिपिन रावत साहब का, ही टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि पाकिस्तान प्लस चाइना, ये दोनों मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ऑफ कोर्स किसके लिए? इंडिया के लिए। एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर 2 फ्रंट बैटल या फिर वॉर। अब व्हाट इज 2 फ्रंट? कई स्टूडेंट्स को ये प्रश्न हो सकता है कि 2 फ्रंट वाली लड़ाई का मतलब क्या है। तो ये है हमारा देश भारत, राइट, और यहाँ पर रफली स्पीकिंग है चाइना, एंड लेट्स से कि यहाँ पर है पाकिस्तान। तो एक साथ दोनों देश हमारे ऊपर हमला करे या फिर एक साथ दोनों के साथ हमें युद्ध करना पड़े, सो दिस इज कॉल्ड 2 फ्रंट वॉर। ओके, वेरी इजी इजंट इट? तो ये जो उन्होंने शब्द यूज़ किए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तो उसको काफ़ी नोट किया गया। और जब हमारे एस जयशंकर साहब
चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी के को मिले दुशानबे तजिकिस्तान में जब उनकी मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के फॉरेन मिनिस्टर को ये कहा कि ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है उसके बारे में ऑफ कोर्स हमें सोचना नहीं चाहिए और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। एंड ही सेड कि भारत को किसी भी ऐसे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। It is one thing to discuss these ideas in universities and think tanks, and entirely another for policymakers to throw them around casually. ये एक बात इस आर्टिकल में लिखी गई है कि इस प्रकार की बातें जो हैं, जो सैमुअल साहब ने बताई, हंटिंगटन साहब ने, तो इट्स ओके आप यूनिवर्सिटीज़ में, थिंक टैंक्स में, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको डिस्कस करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट जब इस प्रकार की बातें करती है तो इट कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ शॉक वेव्स। ऐसा जस्ट हम डिस्कस करें। वी आर नॉट सेइंग कि जनरल बिपिन रावत साहब ने जो कहा है वो गलत है या फिर नहीं कहना चाहिए, इट्स नथिंग लाइक दैट। वो उनके विचार हैं, उनकी स्वतंत्रता है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव उन्होंने जो कहा है वो कुछ गलत भी नहीं है। Huntington argued that after the collapse of communism, the main international contradiction will be between different religious identities rather than nation states. हंटिंगटन ने ये कहा था कि जब ये कम्युनिज्म ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दुनिया में अलग अलग धर्म जो हैं, लेट्स से कि ज्यूज़, हिंदूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, तो अलग अलग देश जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं या फिर किसी देश में हिंदूज़ हैं, किसी देश में ज्यू लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसे देशों के बीच में क्लैशेस होंगे, ऐसा हंटिंगटन ने कहा था। बट आज की रियलिटी जो है, मैं ये मानता हूँ कि रिलीजन के ऊपर, रिलीजन जो है उसको एक्सप्लॉइट डेफिनेटली किया जाता है। एक मुखौटा जो है वो रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन इज़ अ थिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। मैं आपको कुछ कहूँ तो आपको शायद उतना बुरा ना लगे, लेकिन अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप किसी रीजन से बिलोंग करते हैं, आप किसी रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और मैं उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट करूं तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि एक लंबे समय से हमने अपने आप को इस प्रकार के अलग अलग ग्रुप्स के साथ आइडेंटिफाई किया है। अब वो आइडेंटिफाई करना गलत है, सही है, वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर, उसकी विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि आइडेंटिटी हमारे साथ जुड़ी हुई होती है तो उसके बारे में कोई गलत कहता है, देन वी फील बैड अबाउट इट, इजंट इट? तो इसका एक्सप्लॉयटेशन जो है कुछ ग्रुप्स डेफिनेटली करते हैं। वो क्या करते हैं कि फियर जो है, फियर इज ए सॉर्ट ऑफ ग्लू व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटी। एक फेविक्विक की तरह काम करता है कि आप किसी को डरा दो, आपको अगर ये इस बात आपके अंदर, एक पिल आपके अंदर डाली जाए, पिल इन द सेंस आपको एक गोली खिलाया जाए जिसमें आपको ये बताया जाए कि अगर आप लोग एक साथ नहीं रहेंगे, अगर आप लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, देन यू ऑल विल डाई। ये हमारी कम्युनिटी, ये हमारा रिलीजन, ये हमारी कास्ट, ये हमारा देश, जो भी अलग अलग दुनिया के कोनों में जो भी ऐसी बातें, विचारधारा चल रही है, वो आपको डरा कर ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो फियर को काफ़ी अच्छी तरीके से वो एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। फिर होता यह है कि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोगों को ज़्यादा पावर्स चाहिए या फिर सारा पावर्स अपने कंट्रोल में चाहिए। जब आपके पास पावर आता है तो आप पैसे भी जनरेट कर सकते हैं, और जैसे ही पैसे जनरेट होते हैं तो पावर के साथ जब पैसा मिल जाए तो एक डायलॉग है, कभी कभी मुझे लगता है मैं ही यहाँ का भगवान हूँ, समथिंग लाइक दैट। ऐसी फीलिंग ऐसे सारे लीडर्स को आने लगती है। तो दिस इज़ द थिंग हाउ इट वर्क्स। बट आज के ज़माने में रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर रियल झगड़े नहीं है। इट्स मोर अबाउट पॉलिटिकल पावर, इट्स मोर अबाउट इकोनॉमी, किसका डोमिनेशन ज़्यादा हो, किसके पास ज़्यादा वेपन्स हो, कौन लंबे समय तक, ये विचारधारा जो हैं कि पावर, अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट पावर। लगता यह है कि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देश झगड़ रहे हैं। और फ्यूचर में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इट विल बी अबाउट रिसोर्सेज। आज देखिए साउथ चाइना सी को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं, तो क्या वो धर्म को लेकर है? नो, इट्स अबाउट रिसोर्सेज, कि हमारा ट्रेड रुक जाएगा, दूसरी जगहों पर जाइए आप, वेस्ट एशिया में जाए तो हमें लगता है कि इट इज़ अबाउट शिया और सुन्नी के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। रियलिटी इज़ कि उस एरिया में सबसे ताकतवर देश कौन सा होगा, वो एक रेस वहाँ पर चल रही है।
On the contrary, religion has become a divisive force. Unfortunately, it is very unfortunate. और खास करके भारत जैसे देश की बात करें, भारत इज ए सॉर्ट ऑफ, आई बिलीव, ए सॉर्ट ऑफ रोल मॉडल फॉर अदर देश. कि हमारे देश की रिलीजियस हिस्ट्री को आप देखेंगे तो दुनिया के सबसे पुराने चर्चेस, दुनिया के सबसे पुराने मंदिर, दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद भी आपको भारत में देखने को मिलेगी. ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है जो भारत में प्रैक्टिस ना किया जा रहा हो. और दुनिया की सिचुएशन और कई लोगों की हमारे देश में ऐसी मान्यता है और इसकी वजह से ये रिलीजन को लेकर जो है वो लोग झगड़ते हैं. एक्चुअली रिलीजन का काम क्या है? लोगों को ज्वाइन करना, लेकिन रिलीजन का इस्तेमाल अलग करने में किया जाता है. एनीवे, तो ये सारी चीज़ें हैं. अब भारत की बात करें देन वी शुड डेफिनेटली प्लान. ये टू फ्रंट मिलिट्री प्रॉब्लम जो है ये रियल प्रॉब्लम है. वी हैव टू प्लान फॉर इट. कभी भी ये चैलेंज जो है आज हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर में ये चैलेंज जो है वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है. तो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस थिंग. बाकी की जो रिलीजन और वो सारी बातें, दैट इज़ वी हैव टू लीव दोज थिंग्स असाइड एंड फोकस ऑन दिस रियल प्रॉब्लम जो हमारे बिपिन रावत साहब जो हमारे CDS हैं उन्होंने बताया है. China's influence in West Asia is certainly growing as CDS रावत noted. चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो वेस्ट एशिया में काफ़ी एक्सपांड हो रहा है. टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट जस्ट वेस्ट एशिया, यूरोप में भी हो रहा है, साउथ पैसिफिक में हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, आर्टिक, हर जगह पर चाइना जो है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है. बिकॉज चाइना के पास डीप पॉकेट्स हैं, वेल्थ हैं उसके पास, तो वो वेल्थ का इस्तेमाल काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है, अपने खुद के हित के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है. और वेल्थ के साथ साथ मिलिट्री वेट भी हैं. तो यस, ये आज की रियलिटी है. रेड्स ऑन सोनू सूद, फ्री प्रेस जर्नल का ये आर्टिकल है. और सिर्फ सोनू सूद नहीं, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, हर्ष मंदिर उनका नाम है. हर्ष मंदिर साहब जो हैं, तो ये सोशल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है. एंड सोनू सूद, वी ऑल नो, काफ़ी फेमस एक्टर हैं हमारे देश के. तो हुआ ये कि सोनू सूद को एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और उसके नेक्स्ट डे सोनू सूद की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर IT की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड्स कंडक्ट की गई. अब ये सरकार का जो इन्वेस्टिगेशन आर्म है उसका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी कर रही है. UPA या फिर कांग्रेस की सरकार ने भी ये चीज़ की है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी सरकार आती है, चाहे वो X हो, Y हो, Z हो, इट डजेंट मैटर. ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि CBI हैं, फिर ED हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इस प्रकार की सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है कि जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं, जो ओपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, तो उनको अपने घुटनों पर बिठा देना, या फिर कह सकते हैं कि उनको किसी ना किसी प्रकार से प्रॉब्लम उनके ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करना. हर्ष मंदिर साहब जो हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन किया गया. नाउ द थिंग इज कि ये बराबर हैं नहीं है, ये जो एजेंसीज इस प्रकार की रेड्स कर रही हैं, तो एक फॉर्मल तरीका होता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि देयर आर फ्यू वेज, देयर आर रूल्स. बट ये भी चीज़ रियलिटी है हमारे देश की कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. जो सरकार एक पर्टिकुलर राज्य में है, तो उसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति होम मिनिस्टर होगा, एंड होम मिनिस्टर इज़ द फाइनल बॉस. तो वो जो कहेंगे वो पुलिस करेंगे, और पुलिस को करना भी पड़ेगा. द रीज़न इज़ कि वो उसी व्यक्ति को वहाँ पर बिठाएंगे एज ए हेड ऑफ पुलिस और DGP. जो व्यक्ति, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि एक पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन होता है, एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रति उसका झुकाव होता है. और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बहुत फेमस IPS ऑफिसर है हमारे देश के, जूलियो रिबेरो साहब. उनकी किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, बुलेट फॉर बुलेट. ये बुलेट फॉर बुलेट किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलेगी. तो उस बुक का जो मैंने ब्रीफ मीन्स एक सालों पहले वो बुक पढ़ी थी, लेकिन उसमें से जो मैंने सीखा वो ये था कि सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है वो होता है. तो
दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो फिर पुलिस का इस्तेमाल इन सारी चीज़ों के लिए किया भी जा सकता है। सेम थिंग गोज़ विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये जो मंदिर साहब हैं ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी किताबें जो हैं वो लिखी है, उन्होंने सरकार को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। तो क्रिटिसिज्म इज़ वेरी हेल्थी फॉर आवर डेमोक्रेसी, लेकिन पावर डिस्प्ले कौन नहीं करना चाहता, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये रियलिटी है। और डेवलपिंग देशों में ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉमन रहती हैं। जब एक डेमोक्रेसी मैच्योर हो जाती है, जब एक देश डेवलप हो जाता है, जब पॉपुलेशन को गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये सारी चीज़ें मिल गई है, उस टाइम पर इस प्रकार की चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और ज़्यादा प्रेशर है। ऐसी चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे देशों को अगर आप देखें, तो उसमें अगर किसी पार्टी ने ऐसा कुछ अगर करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं, तो सरकार बदलनी पड़ेगी या फिर प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। हमारे देशों में आज भी हम इसको रोमांटिक मानते हैं। वी कंसिडर इट्स ओके, यह तो होना ही चाहिए। कितने पावरफुल हमारे सीएम है, पीएम है, या फिर ये पार्टी एक्सेट्रा, ये सारी बातें होती रहती हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोनू सूद या फिर आप पार्टी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के टाइम पर, और सिर्फ ये सरकार नहीं, इससे पहले भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती रही। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट भी आया था, द डेंजरस ट्रेंड ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज harassing and intimidating independent media must stop as it undermines our constitutional democracy. In July 2021, income tax raids were conducted at the offices of country's leading newspaper Dainik Bhaskar, as well as Lucknow-based news channel Bharat Samachar. These raids were conducted against the backdrop of some very critical coverage by both the news organizations on government's handling of the पेंडेमिक। ये कुछ दैनिक भास्कर और भारत समाचार ने कोविड को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया था गवर्नमेंट का। और ये जो ईजीआई है, ईजीआई यानी कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कहना यह है, इसकी वजह से इनको टारगेट किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नोट ये किया था, जब ये कुछ स्टूडेंट्स को, प्रोटेस्टर्स वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको टेररिज्म के चार्ज में अंदर कर दिया था, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट को टेररिस्ट एक्टिविटी का नाम सरकार को नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं एम्पैथी थ्रू एजुकेशन, द हिंदू का ये आर्टिकल है। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें SEL का मेंशन है। SEL स्टैंड्स फॉर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, SEL का मतलब है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि GS4 जो है आपका पेपर, GS4 पेपर में इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एम्पैथी और सिंपैथी, कई लोगों को इसको लेकर एक कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ एम्पैथी, व्हाट इज़ सिंपैथी। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के प्रति एक प्रकार की हमदर्दी, तो दैट इज़ कॉल्ड, एक प्रकार से आप कह सकते हैं दैट इज़ एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि आप समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो मुश्किल में है। और एम्पैथी इज़ मोर अबाउट ऑब्जर्विंग, राइट। आई वुड से कि एम्पैथी को हम कह सकते हैं इट्स मोर अबाउट ऑब्जर्विंग, या फिर नोटिस करना, आइडेंटिफाई करना, कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक व्यक्ति प्रॉब्लम है। सिंपैथी जो है, सिंपैथी इज मोर अबाउट यू फील दैट प्रॉब्लम। अगर कोई दुखी है तो आप भी दुखी हो जाते हैं। आप खास करके सिंपैथी जो है वो कोई दुखी है उसके बारे में ही होता है। कोई हैप्पी है तो सिंपैथी नहीं कहते हम। कोई किसी भी रीज़न से दुखी है तो यू फील दैट पेन, सो दैट इज़ योर सिंपैथी। नाउ यहाँ पर क्या कहा है कि एम्पैथी थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से हम ये हमदर्दी, आप कह सकते हैं सहानुभूति जो है वो बच्चों के अंदर जगाए। SEL इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज इमोशंस एंड नेविगेट सोशल सिचुएशंस इफेक्टिवली। जब कोई सोशल सिचुएशन ऐसी होती है कि इमोशनली लोग चार्ज्ड हो जाते हैं, सैडनेस है, दुखी हो गए, कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो ये जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है जब एक व्यक्ति के अंदर होती है तो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको उस
समाज के प्रति या फिर उन लोगों के प्रति वो हमदर्दी फील करता है, ही फील्स एम्पैथी टुवर्ड्स देम। और जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, आपने नोटिस किया कि ये लोग इसलिए दुखी हैं, तो आप फिर उसके बारे में कुछ कर भी सकते हैं एज अ सोसाइटी, एज अ लीडर, एज एन इंडिविजुअल एक्सेट्रा। आज के ज़माने की इम्पोर्टेंट स्किल्स, इट्स नॉट हाई मार्क्स, इट्स नॉट कि आप कहाँ से पढ़ाई की है, आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, क्या आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्या आपके अंदर कोलैबोरेशन करने की ताकत है, क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, क्या आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं या फिर क्रिएटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ये सारी स्किल्स आज के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कितनी सारी किताबें पिछले 20 सालों के अंदर, 20 ईयर्स 30 ईयर्स की बात करें, पिछले 20-30 सालों के अंदर हमें हमारे दिमाग के बारे में जो जानने को मिला है, ह्यूमन इतिहास से लेकर आज तक इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमारे दिमाग को लेकर नहीं थी। तो आज हमें पता है कि हेल्थी रिलेशनशिप के लिए हमें सोसाइटी में अच्छी तरीके से जीना है। अब कई लोग हम कहते हैं ना कि पैसे ज़्यादा होना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब साइंस भी प्रूव कर रहा है कि ये सारी चीज़ों की वजह से लोग, जो एक व्यक्ति जो है वो एक अच्छा गुड क्वालिटी वाला जीवन जो है वो बिता सकता है। एक थियोरी ऑफ माइंड है, थियोरी ऑफ माइंड का कहना यह है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इंटेंशन, नॉलेज एंड बिलीव्स एंड रिकॉग्नाइज दैट दोज माइट बी डिफरेंट फ्रॉम यू, फ्रॉम योर ओन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स और इन आइडेंटिटी की हम बात कर रहे थे, तो हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी अलग होगी। किसी को क्रिकेट पसंद है तो किसी को टेबल टेनिस पसंद है। तो यू कैन नॉट से कि हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट और बाकी का कोई स्पोर्ट्स नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सभी का चॉइस, किसी को इस्लाम पसंद है तो किसी को हिंदुइज्म पसंद है, किसी को क्रिश्चियनिटी पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है, किसी को कोई रिलीजन नहीं चाहिए, तो वो उसको भी हमें रिस्पेक्ट। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेस से ही हमें बच्चों को सिखाने की आवश्यकता रहेगी। ये आप एक समय के बाद सीख लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर बचपन से ही ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को सिखाई जाए तो एक अच्छे व्यक्तित्व को हम निर्माण कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, चलो अमेरिका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब सितंबर 2020 सॉरी ऑफ कोर्स 2021 सितंबर 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो यूएसए की यात्रा पर होंगे। वहाँ पर वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की एक समिट होगी, तो पहली ऐसे इन पर्सन समिट होगी, तो उसको अटेंड करेंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो ईयरली मीटिंग होती है उसको अटेंड करेंगे। वाइट हाउस के जो स्पोक्स विमेन हैं जेन साकी, तो उन्होंने कहा है कि क्वाड जो है वो सिर्फ इंडो पैसिफिक के बारे में नहीं, उसके अलावा कोविड के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में और साइबर स्पेस इश्यूज़ और दूसरी टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों के बारे में, क्लाइमेट चेंज और इन सारे टॉपिक्स के बारे में क्वाड डिस्कशन करेगा। भारत के लिए चीज़ें थोड़ी ट्रिकी हैं, क्योंकि जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना को कंट्रोल करने की बात जब आती है तब वी हैव टू डिस्कस एंड गो अहेड विथ यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान जो है उसको यूएसए एक लंबे समय से सपोर्ट करता आया है, अफ़गानिस्तान के वॉर के टाइम पर भी सपोर्ट करता था, या फिर आप कह सकते हैं वाया पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान की मदद से ही ये सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान में यूएसए कर पाया। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि जब हमें पाकिस्तान को कंट्रोल करने की बात जब हम करते हैं तो वी हैव टू एंगेज विथ ईरान एंड रशिया, और वी नो वेरी वेल कि ईरान और रशिया के यूएसए के साथ रिलेशन कैसे हैं। तो ये टाइट रॉप के ऊपर चलने जैसा भारत के लिए है। यूएसए की एक कमेटी जो है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, तो उस कमेटी ने यूएसए के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं तो उनको पाकिस्तान के बारे में ये पूछा कि उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया पाकिस्तान को और ये कहा कि पाकिस्तान की डुप्लिसिटी है, वो कभी भी ये टेररिज्म के सामने लड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कहते हैं और करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो यूएसए क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये सारे प्रश्न पूछे गए। उस टाइम पर जो फॉरेन सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं यूएसए के, उन्होंने कहा कि अब ये सारी चीज़ें बंद होगी। इस साल की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो थीम है, इट इज़ बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, रीबिल्डिंग सस्टेनेबली, रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द प्लैनेट, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल एंड रीवाइटलाइज द यूनाइटेड नेशंस। तो यूएन को रिफॉर्म करने की भी बात आएगी, लेकिन जब भी यूएन को और यूएनएससी को रिफॉर्म करने की बात आती है तो परमानेंट मेंबर्स जो हैं
वो सभी एक हो जाते हैं। एक तरफ लगता है कि ये यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये 5 मेंबर्स हैं, तो इसमें से क्लियर ग्रुप्स हैं, इसमें ये तीनों का और ये तीनों का, ये दोनों का और तीनों का। लेकिन जब किसी नए देश को परमानेंट मेंबर बनाने की बात आती है, तब ये पांचों देश डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात कर लेते हैं कि बनाया जा सकता है मेंबर, लेकिन आपको वीटो पावर नहीं दिया जाएगा। तो ये एक डार्क रियलिटी है दुनिया की। तो लेट्स होप के ये जो मीटिंग होगी यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, तो इस समिट में, इस मीटिंग में, इस सेशन में इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ बातें होंगी, और लेट्स होप के कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे अफगानिस्तान को लेकर, कोविड को लेकर, ये जो बड़े बड़े इश्यूज हैं उसको लेकर। ये यूएन, लेट्स होप के सभी देश मिलकर कुछ कर सकेंगे, कुछ इन सारे चैलेंजेस को सॉल्व कर सकेंगे। लेट्स होप फॉर इट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये न्यूज़ आइटम्स हैं, प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ये हेडलाइंस हैं तो इनको एक बार देख लीजिएगा, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर दिस हेडलाइंस इन बिट डीपर एज वेल। जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आज का नया प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कल मिलेंगे 8 बजे, ओके? तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज़। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।